हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपका जो प्रैक्टिकल होता है इसको यहाँ पे हम देखेंगे। प्रैक्टिकल को लेकर बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रखी थी, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिकल जो है आपका ज्योग्राफी में टोटल देखें तो आपका 30 नंबर का है, यानी कि 70 नंबर की आपकी जो थ्योरी एग्जाम होता है, 30 नंबर तो आपको इस प्रैक्टिकल आपके वाइवा से, प्रैक्टिकल एग्जाम से और आपकी जो फाइल बनती है उससे मिल जाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट से मिल जाते हैं। तो आपको इस 30 नंबर पे भी फोकस करना है। 70 मार्क्स की जो थ्योरी की तैयारी है, इसकी तैयारी मैं कराऊंगा आपको। लाइव क्लासेस कराऊंगा क्लास 12 की ज्योग्राफी के लिए, जिसमें आपके सारे चैप्टर की समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ, XYZ जो भी होता है सब कुछ करा दूंगा। आपकी ऐसी तैयारी करा देंगे जिसमें आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, आप आराम से, आप अगर टोटल 100 की बात करें तो 100 में से 95 प्लस मार्क्स आप ला पाओगे, अगर आप सीरियस होकर सारी लाइव क्लासों को अटेंड करोगे। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा केवल प्रैक्टिकल के बारे में। ठीक है, प्रैक्टिकल के ऊपर हमारी ये पहली वीडियो है। एक वीडियो और आएगी, यानी कि वीडियो 2 भी आएगी इसकी, जिसमें क्या बताया जाएगा आपको, जो मीन और ये जो मोड और ये जो बहुलक वगैरह जो भी है निकाला जाता है, जो फॉर्मूले होते हैं कैसे इनको करा जाता है सॉल्व, वो सारी चीज़ आपको सेकंड पार्ट में बताया जाएगा। इसमें मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, क्लास 12 TSP न्यू ग्रुप, क्योंकि जो लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ग्रुप में मिलेगी। तो आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, जल्दी से जल्दी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो इस तरीके से आपका ये 30 मार्क्स डिवाइड होते हैं। ये मैंने CBSE के अकॉर्डिंग ले रखा है। ठीक है, बाकी जो प्रैक्टिकल होता है वो सभी बोर्ड में होता है, आप चाहे RBSE से हो या किसी भी बोर्ड से हो, सब जगह प्रैक्टिकल होता है। हो सकता है फाइल के मार्क्स ऊपर नीचे होते हो, बाकी इस तरीके से कुछ होता है। रिटर्न एग्जाम आपका 25 मार्क्स का बताया हुआ है, फाइल आपकी 2 नंबर की बता रखी है। ठीक है, वाइवा जो है आपका 3 नंबर का बताया हुआ है। तो ये जो आपकी बुक है जिसमें से प्रैक्टिकल के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? 4 ही चैप्टर हैं, और उसमें से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको आपको करना होगा, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हो सकता है वो MCQ टाइप में भी पूछ लिए जाएं, ज़्यादातर आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में ही पूछे जाते हैं। बाकी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे कि ये है क्या। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसमें लिखना क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगी। तो बात करते हैं आंकड़े के स्रोत और आंकलन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 1 है, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आंकड़े क्या होते हैं। तो आंकड़े क्या होते हैं, आपने देखा होगा, आपने न्यूज़पेपर पढ़ते हो या आप कोई रिपोर्ट पढ़ते हो, कोई मैगजीन में पढ़ते हो, तो वहाँ पे आंकड़े लिखे रहते हैं, चाहे जनसंख्या से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो आंकड़े को आप ऐसी संख्यात्मक जानकारी मानिए, ये एक ऐसी संख्यात्मक जानकारी होती है जो किसी वास्तविक तथ्य या घटना या किसी स्थिति को माप कर बताया जाता है। ठीक है, मान लो कहीं पर कोई घटना हुई, जैसे मान लो कहीं पे कोई भगदड़ हो गई, भगदड़ में 50 लोग मारे गए। आपने सुना था ना कि भगदड़ हो गई और 50 लोग मारे गए, तो क्या होता है, ये एक घटना मान ली गई। तो वहाँ पे कुछ लोग गए, रिपोर्टर गए, उन्होंने क्या करा, वहाँ पे जाके आकलन करा, देखा कि कितने लोग घायल हुए, टोटल कितने लोग रहे होंगे वहाँ पर, भगदड़ क्यों हुई, भगदड़ का कारण क्या था, भगदड़ होने के बाद कितने लोग जो थे वो मृत हो गए यानी मर गए, वहाँ पे कितने लोग घायल हो गए, कितने लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, सारा का सारा उसमें आंकड़े दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, आंकड़े क्या है, संख्यात्मक जानकारी है जो किसी वास्तविक तथ्य यानी किसी फैक्ट के ऊपर हो सकती है, किसी घटना के ऊपर हो सकती है, या किसी स्थिति के ऊपर हो सकती है। आपने जनसंख्या, ठीक है, के बारे में पढ़ा होगा। जब जनगणना होती है तो जनसंख्या के नए आंकड़े आते हैं, यानी कि यहाँ पे पहले इस स्टेट में मान लो इतनी जनसंख्या थी, पहले इसमें मेल इतने थे, फीमेल इतनी थी। अब जो दोबारा जनगणना हुई तो यहाँ पे मेल बढ़ गए या फीमेल बढ़ गई। ठीक है, या फिर जनसंख्या में क्या परिवर्तन आ गया। तो ये सारी चीजें हमारे सामने आंकड़े के रूप में होती है, तो इसको आंकड़ा कहा जाता है। बहुत सिंपल है। अब यहीं पे दूसरा क्वेश्चन है कि आंकड़ों की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, क्यों जरूरत होती है भाई हमको आंकड़ों की, क्या बिना आंकड़ों के काम नहीं चल सकता? तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आंकड़ों, जब हमारे पास आंकड़े होंगे तो हम उससे तुलना कर पाएंगे। ठीक है, किसी घटना की किसी दूसरी घटना से हम तुलना कर पाएंगे। जैसे मान लो जो 2011 की जनगणना थी, ठीक है, अब जो जनगणना होगी, तो जो जब भी जनगणना होगी तो पहले जो जो भी जनगणना में संख्या आई थी, लोगों की जनसंख्या जो भी, उसको हम दूसरी जनसंख्या से, यानी अब जो जनगणना होने वाली है, नई जनसंख्या हमारे सामने आएगी, तो उससे हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, यानी हम तुलना कर पाते हैं, विश्लेषण कर पाते हैं, किसी निष्कर्ष पे निकल पाते हैं। ठीक है, और भौगोलिक घटनाओं को समझना भी हमारे लिए आसान हो जाता है कि अगर मान लो हमें किसी किसी भी घटना के बारे में हमारे पास आंकड़े होते हैं,
तो हमें उससे अंदाजा हो जाता है, ठीक है, हम तुलना कर पाते हैं, हम विश्लेषण कर पाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार क्या होता है, आपके जो स्कूल के रिजल्ट होते हैं, जैसे मान लो आपका 2024-25 का जो स्कूल का रिजल्ट रहा होगा, तो उसको कंपेयर किया जा सकता है इस साल के 2025-26 के रिजल्ट से, कि पिछले वर्ष में हाईएस्ट जो मार्क्स आए थे बच्चों के, वो कितने बच्चों के आए थे, कितने परसेंट बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आए, कितने परसेंट बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए, ठीक है। तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, कारण जान सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। तो इसलिए आंकड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आंकड़े पहली बार स्वयं सर्वेक्षण यानी खुद से सर्वे किया जाए, या मान लो कोई इंटरव्यू लिया जाए, ठीक है, या निरीक्षण करके, ऑब्जर्वेशन करके जो आंकड़े खुद इकट्ठे किए जाते हैं, उसको प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। जैसे मान लो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए कि आपको जाना है, गली गली में घूमना है, आपको ये आंकड़े इकट्ठे करने हैं कि गली में साफ सफाई कितनी है, कौन से लोग हैं जो अपने घरों के सामने कूड़ा फेंक देते हैं, या कौन से लोग उसको साफ करके रखते हैं। अगर आपको ये पूरा प्रोजेक्ट दे दिया जाए, आप घर घर में जा रहे हो, गली गली में जा रहे हो, आप खुद से निकल रहे हो, खुद से जा रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, तो जो भी आंकड़ा आप इकट्ठा कर रहे हो वो प्राथमिक हो जाएगा, ठीक है। उसका सोर्स क्या है, प्राइमरी यानी प्राथमिक है। अब दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़े। ये कौन से आंकड़े होते हैं, तो इसमें हम खुद से नहीं कर रहे होते रिसर्च, हम क्या करते हैं, जो भी पहले से प्रकाशित है, यानी जो पहले से छपा हुआ अखबारों में, या इंटरनेट पे आपको मिल जाए, अखबार में मिल जाए, किसी मैगजीन में मिल जाए, ठीक है, या कहीं से भी आपको कोई सूचना मिल जाए, किसी किताब में मिल जाए मान लो, तो जो पहले से प्रकाशित या अप्रकाशित जो स्रोत है, उससे जो हम आंकड़े प्राप्त करते हैं, तो उसको हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं, ठीक है। ये इंटरनेट से भी हो सकता है, ये किसी मैगजीन या किसी न्यूज़पेपर से भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक आंकड़े। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, इसको एकत्र करने की विधियां कौन सी होती है, और दूसरी तरफ क्वेश्चन है कि जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं, इसके कौन कौन से मेन स्रोत होते हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके सामने रखे हुए हैं। प्राथमिक आंकड़े कैसे लिए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट निरीक्षण किया जा सकता है, यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, इंटरव्यू लिया जा सकता है, यानी कि साक्षात्कार किया जा सकता है, प्रश्नावली बनाई जाती है, ठीक है, क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, सामने वाले को दे दिए जाते हैं, वो अपने हिसाब से उस पर टिक करके आंसर बताएंगे, अनुसूची बनाई जाती है, या अन्य वैज्ञानिक विधियों का भी उपयोग किया जाता है। दूसरी तरफ हमारा क्वेश्चन है कि जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं, इसके स्रोत कौन से होते हैं, तो ये हमको सरकारी प्रकाशन से, यानी सरकार ने अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर में कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाई हो तो वहाँ से हम देख सकते हैं। अर्ध सरकारी प्रकाशन से हमको जानकारी मिल जाती है। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ पब्लिश हुआ हो तो हमें वहाँ से जानकारी मिल जाती है। निजी प्रकाशन से भी हमको जानकारी मिल जाती है, ठीक है, या समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में, या फिर कोई मैगजीन है वहाँ पे, या इंटरनेट पे, तो ये कहीं से भी अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो ये सब द्वितीयक में आ जाती है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली क्या होती है और अनुसूची क्या होती है। तो प्रश्नावली देखो क्या होती है, ये प्रश्नों की एक सूची होती है, क्वेश्चंस होते हैं उसमें खूब सारे, जिससे उत्तरदाता जो होता है, यानी जो उसके उत्तर देने वाला होता है, वो खुद भरता है और उसको, ठीक है, इसी को प्रश्नावली कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, आप कहीं जाते हो, आपको कोई जब आप 12th क्लास में हो ना, तो आपके पेपर से पहले कुछ लोग आपके स्कूलों में आए होंगे जो आपको प्रश्नावली देकर जाते हैं, ठीक है, आपको कोई कोर्स करवाते हैं या फिर आपसे कुछ जानना चाहते हैं, तो इस तरीके से इसे प्रश्नावली कहा जाता है। अनुसूची क्या होता है, जब गणनाकर्ता स्वयं प्रश्न पूछकर उत्तर भरता है तो उसे अनुसूची कहा जाता है। यानी कि जैसे मान लो आपको काम दे दिया गया है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप लोगों से पूछ पूछ कर उसके उत्तर लिख रहे हो, ठीक है, तो ये अनुसूची कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है आंकड़ों का वर्गीकरण। अब जो डेटा होता है या स्टैटिक्स होती है जो, ठीक है, जो भी हमारे पास आंकड़े होते हैं, तो उन स्टैटिक्स को किस प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तो देखो, जो भी कच्चे आंकड़े हमें मिले हैं उसको समान वर्गों या श्रेणियों में बांटा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है आवृत्ति क्या होता है, तो किसी वर्ग में आने वाले जो भी प्रेक्षणों की संख्या है उसको आवृत्ति, यानी कितनी बार कोई चीज आ रही है तो उसको हम आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है साधारण आवृत्ति और संचयी आवृत्ति में क्या अंतर है। साधारण आवृत्ति कहा जाता है प्रत्येक वर्ग की अलग अलग संख्या को, ठीक है, प्रत्येक वर्ग में अगर अलग अलग संख्या मिल रही है तो उसको हम साधारण आवृत्ति कह देते हैं। संचयी आवृत्ति किसको कहते हैं, जो जब जोड़कर टोटल हमें जो संख्या प्राप्त हो जाती है, सारे जो भी आंकड़े हैं उनको जब जोड़ दिया जाए, जो टोटल संख्या हो जाती है उसको हम संचयी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ज्यादातर आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मैंने बताया, आंकड़े क्या होते हैं, प्राइमरी आंकड़े कौन से हैं, द्वितीयक जो प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े कौन से होते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखो,
प्रतिशत और अनुपात का उपयोग जो है वो क्यों किया जाता है? तो देखो, जो भी आपके पास आंकड़े होते हैं ना, ज़्यादातर उसको हम परसेंटेज में या फिर अनुपात में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि उसकी तुलना करना सरल हो जाए, उससे और स्पष्ट हो जाता है। जैसे जनसंख्या है, मान लो जनसंख्या के बारे में जब हम देखते हैं तो उसमें परसेंटेज में या रेशियो में बताया जाता है कि इतने परसेंट जनसंख्या बढ़ गई, इतने परसेंट जनसंख्या घट गई, ठीक है, इतने परसेंट से बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे आंकड़े होते हैं जिसमें परसेंटेज और रेशियो का यूज़ किया जाता है, जिससे डेटा बहुत आसान हो जाता है और उसकी तुलना करना भी थोड़ा सिंपल हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडेक्स क्या होता है? तो समय या फिर स्थान के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसको जो मापने के लिए जो सांख्यिकीय माप का यूज किया जाता है उसको हम इंडेक्स कहते हैं या सूचकांक कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको सूचकांक कहा जाता है। आंकड़ों की प्रस्तुति, ये जो आंकड़े होते हैं क्यों प्रस्तुत किए जाते हैं, इसकी प्रस्तुति क्यों जरूरी है? तो सही प्रस्तुति से आंकड़े समझने में, तुलना करने में और निष्कर्ष निकालने में सहायता मिल जाती है, ठीक है। जो आंकड़ों की प्रस्तुति इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि जब सही आंकड़े हमारे सामने आएंगे तो हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, उसकी तुलना कर पाएंगे, निष्कर्ष निकाल पाएंगे। तो ये होता है। ये तो हमारा चैप्टर 1 था। अब इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 1 में से। आंकड़े क्या हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, ठीक है। प्राथमिक आंकड़ों को कैसे प्राप्त किया जाता है, द्वितीयक को कैसे प्राप्त किया जाता है, ये पूछा जाएगा। फिर अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। इसमें आंकड़ों का प्रक्रमण, ठीक है, प्रक्रमण। तो ये जो आपसे दूसरा चैप्टर है इसको समझते हैं। तो जो आंकड़े होते हैं उसके विश्लेषण के लिए कई सारे मेथड या फिर विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो भी मतलब हमारे पास आंकड़े आते हैं उसको अलग अलग तरीकों से, ठीक है, उसका विश्लेषण किया जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं। अब इसको हम आगे चलेंगे, समझेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है। तो किसी आंकड़ों के समूह में, मान लो कोई आंकड़े हैं खूब सारे, उसके समूह में एक ऐसी प्रतिनिधि मान होता है जो पूरे आंकड़े को सामान्य या औसत रूप में दिखाता है, इसी को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। अब केंद्रीय प्रवृत्ति को एक तरह से आप एवरेज मान लो, यानी एवरेज के रूप में या औसत के रूप में देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे हमारी क्लास है, मान लो आपकी क्लास है, क्लास में 40 बच्चे हैं। तो 40 बच्चों की उम्र क्या है? तो उम्र को देख, उसमें सबसे ज़्यादा उम्र के बच्चे, सबसे कम उम्र के बच्चे और बीच में जो दोनों के, जिनकी ज़्यादा भी ना हो कम ना हो, तो जो बीच वाला हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे एवरेज मान लिया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे पास खूब सारे आंकड़े होते हैं उसमें से एक बीच का स्थान मान लिया जाता है जो हम एवरेज के रूप में या औसत के रूप में देखते हैं। तो उसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसको कई जगह देखा जाता है, जैसे मान लो वर्षा की जानकारी हो या कोई ऊंचाई या जनसंख्या या आयु, ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड आंकड़े हो सकते हैं, उसमें इस केंद्रीय प्रवृत्ति का यूज किया जा सकता है, ठीक है। आंकड़ा किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है जनसंख्या से रिलेटेड हो या फिर वर्षा। आपने देखा ना, यहाँ पे इतने सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहाँ पे इतने सेंटीमीटर वर्षा होती है, आपने पढ़ा होगा। या आंकड़े होते हैं, ठीक है, आंकड़े कहीं से भी हो सकते हैं, किसी भी घटना से रिलेटेड हो सकते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति जो माप है वो क्यों जरूरी होती है? क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है, जो एवरेज हम निकालते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आंकड़ों को समझने में हमको थोड़ी आसानी हो जाती है। पूरा आंकड़ा जो होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा आंकड़े होते हैं, उसको हम शॉर्ट में यानी संक्षिप्त रूप में उसका निष्कर्ष भी निकाल पाते हैं, ठीक है। तुलना करना भी आसान हो जाता है, विश्लेषण करना भी आसान हो जाता है। तो आप ये बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति के मुख्य माप बताने आपको। तो इसमें कुछ 3 मुख्य माप होते हैं, जिसमें एक माध्य होता है जिसको मीन कहा जाता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, सभी जो मान होते हैं, जो आंकड़े हमें दिए होते हैं, उसको टोटल योग कर दिया जाता है और प्रेक्षणों की संख्या से भाग देकर उसको निकाल दिया जाता है, तो उसको माध्य कहा जाता है। जैसे मान लो आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है, उनकी एज मान लो किसी की 15 साल है, किसी की 12 साल है, किसी की 16 साल है, किसी की 14 साल है, किसी की 13 साल है। ये टोटल 5 बच्चे हैं। तो अगर इससे माध्य निकालना होगा तो कैसे, इन सबको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, और टोटल संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो जो एवरेज आ जाएगा उसको हम माध्य के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो माध्य का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, सभी मानों का योग और कुल मानों की संख्या। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, हमको यहाँ पे ये समझना है कि ये पेपर में आते हैं और इसके लिए ना अलग से कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे। तो एक दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें मान कैसे निकालना है या माध्य कैसे निकालना है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो आपका माध्यिका होता है, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक जो होता है, बहुलक कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें समझा दी जाएगी। तो यहाँ पे हम केवल थ्योरी जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो करा रहा हूँ। अब बात करते हैं माध्यिका, जिसको मीडियन कहा जाता है। तो माध्यिका वह मान है जो व्यवस्थित श्रेणी को
दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, तो बहुत बड़े या बहुत छोटे मानों से प्रभावित ये नहीं होता है। असमान वितरण जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे ये ज़्यादा उपयोगी है। आपके पास मान लो बहुत सारा डेटा दे दिया, ठीक है, बहुत सारे मान लो आंकड़े दे दिए, उसमें असमान वितरण है, कुछ संख्याएं दे दी, जो कभी कोई कुछ संख्या बहुत छोटी है, कुछ संख्या बहुत बड़ी है, ठीक है, तो उसमें ऐसी जगह पे ये माध्यिका जो निकालने का तरीका होता है ये कहीं ना कहीं आंकड़ों को व्यवस्थित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत कामयाब होता है। फिर एक होता है बहुलक जिसको मोड कहा जाता है, तो ये वो मान है जो आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आता है। ठीक है, तो इसको बहुलक कहा जाता है। ये वास्तविक और प्रचलित जो मान होता है उसको दर्शाता है। और किसी श्रेणी में एक से अधिक बहुलक भी हो सकते हैं। जैसे मान लो आपको खूब सारे डेटा दे दिया, जैसे मान लो आपको क्लास के बच्चे हैं, उनके मार्क्स बता दिए, किसी के हिस्ट्री सब्जेक्ट में 70 नंबर आ रहे हैं, किसी के 60 आ रहे हैं, किसी के 65 आ रहे हैं, किसी के 63 आ रहे हैं, किसी के 12 आ रहे हैं, किसी के 10 आ रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे बच्चों के 35 ही आ रहे हो, 35 आ रहे हो। ठीक है, जिसके सबसे ज़्यादा जो संख्या रिपीट हो रही होती है वही बहुलक हो जाती है। ठीक है, उसको मोड कहा जाता है। इन सब के तरीके आपको बताए जाएंगे। फिलहाल हमें क्या करना है, इसको बस थ्योरी के रूप में पढ़ना है। तो यहाँ पे माध्य जो इनको याद करने के तरीके जो हैं, माध्य को आप ऐसे याद कर सकते हो कि इसमें गणना पे आधारित होती है, क्योंकि इसमें हमें सभी प्रेक्षणों को योग करना होता है, उसके बाद प्रेक्षणों की संख्या से डिवाइड करना होता है, तो यानी उसमें आपको कैलकुलेशन करनी होती है। फिर माध्य का जो होता है बीच का मान होता है। ठीक है, इसमें क्या करा जाता है, ज़्यादातर आपको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में रख दिया जाता है। ठीक है, दोनों तरफ से काट के बीच वाला जो संख्या आ जाती है उसको रख लिया जाता है। बहुलक में जो बार बार रिपीट हो रही होती है संख्या उसको मान लिया जाता है। तो ये कुछ याद करने के तरीके हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा मैं आपको सीधा ये बताता हूँ। क्वेश्चन आपसे केंद्रीय प्रवृत्ति पूछा जाता है इस चैप्टर में से। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पे माध्यिका के बारे में, माध्य के बारे में, बहुलक के बारे में पूछा जाता है। तो ये दो तीन ही चीजें याद रखनी थी। इसके बाद बात करते हैं आंकड़ों का आलेखी निरूपण। ठीक है, एक ही वीडियो में ये चारों चैप्टर की जो मेन मेन चीजें हैं वो सारी बता दूंगा, एक समरी तरीके से, मान लो समराइज तरीके से, डिटेल में हम किसी भी चीज में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आंकड़ों का आलेखी निरूपण। अब जो ये हमारे पास इतना सारे आंकड़े आ जाते हैं, इसका निरूपण कई तरीके से किया जाता है आलेख के रूप में। आपने पाई चार्ट के रूप में भी देखा होगा, आपने इस रूप में भी देखा होगा। ठीक है, कई तरीके के डायग्राम वगैरह बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं, वो आलेखीय निरूपण कहलाते हैं। तो चलिए समझते हैं आंकड़ों का आलेखीय निरूपण जो होता है वो क्या होता है, हमको ये बताना है। तो आंकड़ों को जब हम आलेख के रूप में, किसी चित्र, किसी पिक्चर के रूप में, ठीक है, चाहे वो ग्राफ हो कोई, या मानचित्र हो, या कोई चार्ट हो, पाई चार्ट भी हो सकता है। ठीक है, इसके माध्यम से जब इसको एक दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी आंकड़ों को एक दृश्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसको आलेखीय निरूपण कहा जाता है, यानी हमने आलेख के रूप में निरूपित कर दिया है। ठीक है, ये तरीके कोई भी हो सकते हैं जो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दे रखे हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, ये पूछा जाता है इस चैप्टर में से, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण क्यों जरूरी होता है। तो ये आंकड़े जो हैं इसको सरल, ठीक है, जो भी वैसे डेटा जो होता है या स्टैटिक्स जो होती है, आंकड़े जो होते हैं बहुत बिखरे हुए होते हैं, उसको समझना काफी मुश्किल होता है सही तरीके से बताऊं तो। लेकिन जब उसको इस चित्र के रूप में सामने ला दिया जाता है ना, तो उसको समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो आप ये मान लो कि आंकड़ों का आलेखीय निरूपण इसलिए जरूरी है, जब भी इसको आलेख आलेख के रूप में हम कर देते हैं तो ये सरल लगता है, बिल्कुल आसान लगता है, स्पष्ट हो जाता है, समझने के योग्य बन जाता है। आप ये मानो कि यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, जैसे खाद्य वर्ग का वितरण जो दिखा रखा है, ठीक है, खाद्य वर्ग का वितरण जो दिखा रखा है, इसमें अनाज वगैरह हो गया, फल सब्जियां हो गई, ठीक है, और दूध वगैरह, दूध से उत्पाद हो गए, इतने परसेंट इतने परसेंट, ये बता रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा समझना आसान हो जाता है। इसी तरीके से देखो, ये थोड़ा एआई से बनाया हुआ है इसलिए टाइपिंग की मिस्टेक बहुत है। ठीक है, हिंदी में टाइपिंग की मिस्टेक बहुत है। या जनसंख्या की वृद्धि, जो जनसंख्या उसकी वृद्धि के आंकड़े दिखा रखे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि किस साल में कितनी जनसंख्या थी, फिर 10 साल बाद कितनी हो गई, 10 साल बाद कितनी हो गई, 20 साल बाद कितनी हो गई। ठीक है, तो आप आसानी से समझ जाओगे। तो ये बहुत आसान तरीका होता है। अगला क्वेश्चन, आंकड़ों के निरूपण के प्रमुख साधन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, आलेख के रूप में, ग्राफ के रूप में भी, ग्राफ बना के भी बताया जाता है, कई बार मानचित्र बना के बताया जाता है, चार्ट के रूप में भी बताया जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके साधन होते हैं। ठीक है, फिर उपयुक्त विधि के चयन से क्या अभिप्राय है। उपयुक्त विधि, सही विधि, तो देखिए आंकड़ों के प्रकार के अनुसार सही आलेख या सही ग्राफ का चयन करना ही उपयुक्त विधि का चयन कहा जाता है। अब मान लो आंकड़े आपको दे दिए हैं, अब आप क्या करोगे, पहले देखोगे आंकड़े किस टाइप के हैं, ठीक है, वो किस प्रकार के हैं।
जिस प्रकार के आंकड़े होंगे उस प्रकार के ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसी प्रकार का आपको उसका आलेख बनाना पड़ेगा। अगर आपको लगेगा कि इसका ग्राफ बन सकता है तो आप उसका ग्राफ बनाओगे, अगर आपको लगता है कि किसी मैप में बताया जा सकता है तो आप उसका मैप बनाओगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, उपयुक्त विधि का चयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मापनी का क्या महत्व है। इसको स्केल अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए मापनी के द्वारा आंकड़े जो होते हैं उसको सही अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है ताकि आलेख स्पष्ट भी हो और संतुलित भी हो, उसमें कोई गलती ना हो। गलती के चांस अगर हो तो वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं जब मापनी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी आंकड़ों को सही तरीके से रखा जाता है। अगला प्रश्न है, आलेख या मानचित्र में शीर्षक क्यों आवश्यक है। ठीक है, टाइटल क्यों जरूरी होता है। अब मान लो कोई मैप है आपके सामने, अब मैप को देखकर आप कैसे पता लगाओगे उसमें क्या बताया गया है। जब मैप में ऊपर टाइटल लिख दिया जाएगा कि ये ग्रामीण जनसंख्या को दिखाता मैप है, या मान लो ये वर्षा को दिखाता हुआ मैप है, ठीक है, या ये खनिज संसाधनों को दिखा रहा है मैप, खनिज संसाधनों का मैप, ठीक है, मानचित्र, तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा ना कि किस बारे में वो मैप है। तो कहने का मतलब है शीर्षक जो होता है वो आलेख या फिर मानचित्र के विषय के बारे में बताता है, यानी किस विषय में है, किस क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है, किस समय की जानकारी देता है। तो शीर्षक से हमको ये सारी जानकारी पता लग जाती है। अब आप एक, हाँ यहाँ पे एक चीज बताना भूल रहा हूँ, आप अपनी ज्योग्राफी की किताब जब खोलोगे ना, मैं ये प्रयोग वाली किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बुक 1 बुक 2 है, उसमें आपको कई जगह पे टेबल दी होती है, कुछ डेटा दिया होता है, कुछ आंकड़े दिए होते हैं, कुछ जगह पे मैप दे रखे होते हैं। ठीक है, जैसे चलवासी पशुचारण कहाँ पे होता है उसका मैप अलग होगा, या जनसंख्या के आंकड़ों को दिखाता हुआ मैप अलग होगा। तो एक बार उस मानचित्र को ध्यान से देखना, वहां पे आपको टाइटल दिखेगा। ठीक है, टाइटल बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, रेखा ग्राफ यानी जो लाइन ग्राफ होता है इसका उपयोग जो होता है वो किस लिए किया जाता है। तो जो लाइन ग्राफ होता है इसका उपयोग समय के साथ होने वाला जो परिवर्तन है, चाहे वो तापमान का परिवर्तन हो, वर्षा का, या जनसंख्या वृद्धि में हो, या शेयर मार्केट में भी आप देखोगे तो आपको लाइन ग्राफ दिखता है। तो जो समय के साथ जो होने वाला परिवर्तन होता है उसको दिखाने के लिए लाइन ग्राफ का यूज किया जाता है। उसमें पता लग जाता है कि भाई किस साल में क्या परिवर्तन था, अगले साल वो ऊपर गया या नीचे गया, यानी बढ़ गया या घट गया। ठीक है, फिर कब बढ़ा कब घटा, तो ये सारी जानकारी हमको लाइन ग्राफ से पता लग जाती है, बहुत आसानी से सेकंडों में समझ जाते हैं इससे। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ आलेख यानी जो बार डायग्राम होता है इसके बारे में बताना है। तो स्तंभ आलेख में समान चौड़ाई के स्तंभ यानी खंभों की तरह, ठीक है, उसको दिखाया जाता है और इससे तुलना करना थोड़ा आसान हो जाता है। जो बार डायग्राम होता है इसमें तुलना बहुत आसानी से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, पाई डायग्राम जो होता है, जो वृत्त आलेख होता है, ये क्या दर्शाता है। तो वृत्त आलेख जो होता है किसी कुल मान के विभिन्न भागों को प्रतिशत या कोणों के रूप में दिखाता है। यानी मान लो कोई कुल मान है, ठीक है, यानी कुल जनसंख्या है मान लो कहीं की, तो वो किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, ठीक है, किन लोगों की कितनी जनसंख्या है, तो वो बता देगा। या फिर किसी भी चीज को लेकर ये हो सकता है आपके सामने पाई डायग्राम। ठीक है, तो जैसे आपके सामने ये एक पाई डायग्राम है, ये आपकी किताब से ले रखा है, तो ये आपको बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अगला है प्रवाह मानचित्र, जिसको फ्लो मैप कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो प्रवाह मानचित्र जो होता है ये वस्तुओं या फिर लोगों या यातायात के जो प्रवाह होता है उसको दर्शाने का काम करता है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने यातायात वाला कोई मानचित्र देखा होगा तो उसमें बता देगा यहाँ से सड़क है, ये मेन हाईवे जा रहा है, ये यहाँ से कनेक्ट कर रहा है, इस क्षेत्र को कनेक्ट कर रहा है। तो ये सारी बातें पता लग जाती है इससे। अगला क्वेश्चन है, विषयगत मानचित्र यानी जो थीमेटिक मैप होते हैं इसके बारे में बताना है। तो ये क्या होते हैं, तो विषयगत मानचित्र जो होते हैं वो किसी विशेष विषय, ठीक है, किसी स्पेशल विषय, जैसे कि मान लो जनसंख्या का मैप है तो वो जनसंख्या ही दर्शा रहा होगा, कोई साक्षरता दर्शाने वाला मैप है तो वो साक्षरता के बारे में जानकारी दे रहा होगा, वर्षा से रिलेटेड मैप होगा तो वो वर्षा का वितरण बता रहा होगा, ठीक है, पहाड़ी एरिया का कोई मैप होगा तो वो आपको पूरे मैप में पहाड़ी एरिया बताएगा। तो ये थीमेटिक जो होता है वो किसी स्पेशल विषय के लिए होता है, ठीक है, वो उसी विषय को दर्शा रहा होता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये पॉपुलेशन है यानी भारत की जनसंख्या को दर्शा रहा है, 2001 का मैप है। तो कहाँ पे कैसी जनसंख्या है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप देखोगे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रही है आपको जनसंख्या, यहाँ पे राजस्थान के इस एरिया में आपको कम जनसंख्या दिख रही है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप ऊपर की तरफ आओगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ तो यहाँ पे आपको जनसंख्या बहुत कम दिख रही है। तो ये इस तरीके से ये होते हैं मैप, इनको थीमेटिक मैप कहा जाता है। ठीक है, जो किसी विषय को दिखा रहे होते हैं। अब ये तीसरा चैप्टर हो गया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। इसमें स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, इसके बारे में जानेंगे। अब क्या है आपको पता है शुरू में जो ये आंकड़े वगैरह बनाए जाते थे
उसको पूरा सर्वे होता था, उसके बाद उसको कागजों पे लिखा जाता था, हाथ से लिखा जाता था, ठीक है। और जो भी डायग्राम वगैरह होते थे वो कोशिश करे जाते थे हाथ से बनाने में, तो कई बार उतने अच्छे से नहीं बन पाते थे। बाद में आ गई टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आ गए। अब जब कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तब आंकड़ों को कंप्यूटर में डाल के आसानी से आप चाहे पाई चार्ट बना लो, चाहे आप बार डायग्राम बना लो, या मैप में दिखाना हो तो आराम से दिखा सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ हमको इस चैप्टर में देखनी है। तो पहला क्वेश्चन है, स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? तो स्थानीय या इसको स्थानिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्थानीय सूचनाओं का जो संग्रहण होता है, यानी सूचनाओं को इकट्ठा करना, ठीक है, उसको स्टोर करके रखना, उसका विश्लेषण करना, और प्रदर्शन के लिए कंप्यूटर आधारित तकनीक, यानी जो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करके जो स्थानीय सूचना होती है उसको रखना या दिखाना, क्या कहलाता है? स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। यानी कि अब क्या है, हमारे पास जो आंकड़े होते थे उसको दिखाने के लिए, उसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाने लगा है? कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो इसको स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक सूचना तंत्र, जीआईएस क्या है? तो जीआईएस एक कंप्यूटर आधारित तंत्र होता है जो स्थानिक आंकड़े, जो भी डाटा, जो भी स्टैटिक्स होती है, आंकड़े होते हैं, उसका संग्रहण, ठीक है, उसका भंडारण, उसकी जांच, उसका विश्लेषण, सारी चीजों को करके मानचित्र के रूप में प्रदर्शित कर देता है, ठीक है। मानचित्र के रूप में प्रदर्शित कर देता है, आंकड़ों को अच्छे से एनालाइज कर लेता है। फिर जीआईएस जो होता है, इसका मुख्य उपयोग आपको बताना है। तो ये मान लो कोई योजना बनानी है, वहाँ पे यूज़ होता है। संसाधन का मैनेजमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जो पर्यावरण होता है उसका अध्ययन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। परिवहन हो गया, शहरी विकास हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया। तो हर जगह आज के समय में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जीआईएस का इस्तेमाल होता ही है। जीआईएस जो होता है, इसके प्रमुख घटक कौन से होते हैं? तो देखिए, हार्डवेयर भी है इसमें, सॉफ्टवेयर भी है, और डेटा यानी आंकड़े स्टैटिक्स भी है, ठीक है, लोग भी है, और प्रोसेस यानी इसकी प्रक्रिया भी है। तो ये इसके प्रमुख घटक है, हार्डवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, लोग, प्रक्रिया। ये 5 चीज आपको याद करके जानी है, पेपर में पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि स्थानिक आंकड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो वे आंकड़े जिनमें किसी वस्तु या किसी घटना की जो स्थिति है, जो स्थान है, उसकी जानकारी अगर हमको दी जा रही है तो स्थानिक आंकड़े कहलाएंगे। गैर स्थानिक या गुणात्मक आंकड़े क्या होते हैं? ये आंकड़े जो स्थान की बजाय किसी चीज की विशेषता बता रहे हो या किसी की गुणों की जानकारी देते हो, जैसे कोई नाम हो, कोई प्रकार हो, कोई संख्या हो, ठीक है, तो उसको हम गैर स्थानिक आंकड़ों में रखेंगे। फिर रोस्टर, क्या रोस्टर डेटा जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो रास्टर डेटा जो होता है ये ग्रिड या सेल, पिक्सल के रूप में, ठीक है, होता है, जिसमें प्रत्येक सेल यानी हर सेल का एक वैल्यू होती है, एक मान होता है। ये ज़्यादातर आप देखते हो उपग्रह के जो चित्र होते हैं, जो सैटेलाइट चित्र होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर दूसरा है वेक्टर डेटा। वेक्टर डेटा में आपको कोई बिंदु, कोई रेखा, कोई क्षेत्र, बहुभुज वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें दर्शाई जाती है। इसमें आपको देखोगे तो आपको सड़कें, नदियाँ, सीमाएं, इनके लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है ये। अगला है रोस्टर और वेक्टर डेटा में अंतर क्या होता है? तो रोस्टर डेटा जो होता है ग्रिड पे आधारित होता है और चित्रों के लिए यूज किया जाता है। वेक्टर जो होते हैं वो सटीक आकृति के लिए यूज किए जाते हैं, कोई बिंदु, कोई क्षेत्र हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है जीआईएस में जो डेटा इनपुट है उसके स्रोत कौन से होते हैं? तो जो भी जीआईएस आपको मिलेगी, जो टेक्नोलॉजी मिलेगी, उसमें आपको मानचित्र, उपग्रह चित्र, हवाई फोटो, सर्वेक्षण, सरकारी रिकॉर्ड, डिजिटल डेटाबेस, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है जीआईएस डेटा में। फिर डेटा सत्यापन, जो डेटा आपके पास है, जो भी आपके पास मान लो आंकड़े हैं, तो उसको वैलिडेट कैसे किया जाएगा? सही है, गलत है, उसमें कुछ कमी तो नहीं है, उसमें कुछ तोड़ मरोड़ या कुछ गलत चीज़ें तो पेश नहीं की गई है, कैसे पता लगेगा? उसको वैलिडेट यानी उसको सत्यापन कैसे करोगे? तो डेटा जो होता है, डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने और त्रुटियों को पहचान कर सुधारने के लिए सत्यापन जरूरी है, ठीक है। तो वैलिडेशन क्यों जरूरी है, सत्यापन क्यों जरूरी है? मान लो कोई आंकड़ा आ गया आपके पास, आंकड़े में हो सकता है कुछ कमियां हो, उसमें कुछ गलतियां हो, ठीक है, जोड़ घटाने की गलती या कोई भी गलती हो सकती है। तो उन गलतियों को पहचानना है, उसकी शुद्धता को ध्यान रखना है, ठीक है, उसको सही करना है, तभी वही उसका वैलिडेशन कहलाएगा। फिर जीआईएस की प्रक्रिया के चरण बताइए। तो सबसे पहले डेटा डाला जाता है, डेटा इनपुट। फिर डेटा जब उसमें आ जाता है तो उसकी जांच होती है, ठीक है, उसको एनालाइज किया जाता है।
फिर उसको आउटपुट के रूप में यानी प्रदर्शन के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो पहले डेटा आएगा, फिर डेटा जब आ गया तो उसकी जांच होगी, विश्लेषण होगा, ठीक है, फिर प्रदर्शन या आउटपुट के रूप में वो मिलेगा। जीआईएस में स्थानिक विश्लेषण क्या होता है, तो स्थानिक संबंधों का अध्ययन करके जो समस्या है, ठीक है, जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान निकालने के लिए इस निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको स्थानिक विश्लेषण के रूप में हम जानते हैं। जीआईएस के लाभ क्या है, तो ये निर्णय निर्माण में सहायक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो जाता है तो आसानी से डेटा को उसमें एनालाइज किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है और निर्णय लिया जा सकता है, डिसीजन लिया जा सकता है। जो जटिल आंकड़े होते हैं, जो बहुत टफ आंकड़े होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं, उसको भी ये आसानी से स्पष्ट कर देता है, सही तरीके से सब उसको प्रस्तुत कर देता है। ठीक है, फिर जीआईएस की एक सीमा भी बतानी है, तो इसकी लागत ज़्यादा आती है क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है तो पैसा ज़्यादा लगेगा, फिर इसमें कुशल मानव संसाधन की भी आवश्यकता होगी, तो इसलिए ये खर्चीला भी है, महंगा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो वीडियो था ये ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि ये जो आपके प्रयोग वाले जो बुक में क्वेश्चन होते हैं उसको करा दो, तो सारे चैप्टर को पढ़ के ये कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही मुझे लगे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी है। अब दूसरी वीडियो जो आएगी आप कमेंट में लिख दो, दूसरी वीडियो जल्दी आ जाएगी जिसमें आपको तरीका बता दिया जाएगा किस तरीके से इनको निकाला जाता है। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी लाइव क्लास के लिए तैयार हो जाओ, आप कमेंट में लाइव लिख दो, जल्दी ही लाइव सेशन आपके स्टार्ट होने वाले हैं। और ज्योग्राफी और फिजिकल, ठीक है, जो भी तैयारी है आपको मैं ही कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें मैं करा दूंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।